बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, यकीनन उसमें एक तो गुज़िश्ता रोज़ से चलने वाली सज़ाओं के हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी हमारी। उसके अलावा हम फ़लस्तीन पर जो जारहियत हो रही है उस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, और अब इस पाकिस्तानी मसाइल के साथ, मामलात के साथ साथ हम मुसलमानों की बात भी करेंगे, खुसूसन फ़लस्तीनियों की बात भी करेंगे। साइफर केस का तफसीली केस जो फैसला है वो जारी हो चुका है। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने फैसला किया कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे और हर हाल में होंगे। नवाज शरीफ ने आज KPK में स्वात का दौरा किया और अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ KPK की आवाम से नाला नजर आते हैं, और मरियम नवाज भी, उनके भी जो ख्यालात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। और फिर हम आखिर में अगर वक्त मिला तो हम जो अहम कुछ लीडर्स हैं उनके हलकों की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ़लस्तीन पर। और फ़लस्तीन में जो 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली जारहियत है वो आज भी जारी है। और गुज़िश्ता शब जो कुछ हुआ कि हॉस्पिटल में घुसकर बाकायदा मरीजों को ढूंढकर उन्हें कत्ल किया गया, जो एक इंसानी तारीख की बदतरीन बर्बरियत है। बर्बरियत भी और बदतरीन बर्बरियत कि आपने ना हॉस्पिटल छोड़े, ना आपने स्कूल छोड़े, पनाह गुज़ीन कैंप छोड़े, ना सफेद झंडे छोड़े, कुछ भी नहीं छोड़ा। और ये तासुर देने की कोशिश की इसराइल ने कि वो बहुत कामयाब हो गया। हालांकि वो जितनी जारहियत कर रहा है और हमलावर हो रहा है, जितनी शिद्दत से वो हमलावर हो रहा है, उतना ही उसका नाकाबिल शिकस्त होने का जो तस्वुर है वो अव्वल तो मुकम्मल तौर पर ज़ायल हो चुका है और मजीद ज़ायल होता जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज एक कब्र भी बरामद हुई, एक जगह जहां से 30 फ़लस्तीनियों की हाथ बंधे हुए थे, जिनकी लाशें मिली और उन्हें हाथ बांधकर कत्ल किया गया। अब यहाँ फ़लस्तीन का जो मामला है उसमें मुसलमान जो ममालिक हैं और खुसूसन मुसलमान हुक्मरान हैं, सिवाय चंद एक को छोड़ के, बल्कि अमली तौर पर अगर देखा जाए तो किसी हद तक कतर ने कोशिश की, जंगबंदी की और सालिसी की कोशिश की, वरना तो मुसलमान ममालिक तो सिर्फ ज़बानी जमाखट तक रहे। और यहाँ तक कि आलमी अदालत इंसाफ में भी अगर कोई केस लेकर गया तो वो कोई मुसलमान मुल्क नहीं था, बल्कि वो जनूबी अफ्रीका था। जनूबी अफ्रीका के कहने पर जो केस की प्रोसीडिंग हुई और उसमें भी जो उनका नतीजा निकला, उस पर जंगबंदी के लिए कोई जोर नहीं दिया गया, जंग रोकने का हुक्म आलमी अदालत इंसाफ ने नहीं दिया। सिर्फ इंसानी हुकूक की पामाली की तहकीक करने के लिए 30 दिन का रोज उन्हें 30 दिन का मजीद वक्त मिल गया, जो यकीनन एक तकलीफ दे अमर है मुसलमानों के लिए और मुसलमान हुकूमतों के लिए, सो कॉल्ड मुसलमान हुकूमतों के लिए। मुसलमानों के लिए अब एक चीज जो अब वाज़े तौर पर नजर आने लगी है कि हमारे यहाँ OIC जो जिस तरह काम कर रही है, OIC अब नाकारा उज़्वे मुअत्तल हो गई है, और मुसलमानों के लिए कोई और अलग से तंजीम होनी चाहिए जो इस तरह के मामलात को, मुसलमानों के मामलात को मजमूई तौर पर देखे। क्योंकि जब से अरब लीग ने फ़लस्तीन को अरबों का मसला बनाया है, उस वक्त से जाहिर है फ़लस्तीन का मसला मजीद महदूद हो गया और उस पर बोलने वालों की तादाद भी कम हो गई, और इतने दिलेर मुसलमान हुक्मरान भी नहीं रहे। वो सिर्फ मगरिब की तरफ देखते हैं अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, अपनी सीटें बचाने के लिए। वो मुसलमान हुक्मरान हो, वो फौजी हुक्मरान हो, फौजी सरबराहान हो। हमारे यहाँ तो मुसलमानों में तो ये बड़ा मसला है कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही की जानिब देखते हैं, मगरिब की जानिब देखते हैं।
آج اگر ہم دیکھیں تو جو سائفر کیس تھا اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. سائفر کیس میں جو وزیر اعظم نے جو اس میں ایک مین پوائنٹ تھا، بلکہ دو مین پوائنٹ تھے اس میں آج کے تفصیلی فیصلے میں. ایک تو یہ تھا کہ جی سائفر وزیر اعظم نے واپس نہیں بھجوایا، اور دوسرا کہ سائفر سے پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات خراب. اب اگر ہم پچھلی تاریخ اٹھائیں، جب سے سائفر کا معاملہ شروع ہوا اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی، ابتدا میں تو اس سے انکاری تھے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ خالی کاغذ کا ٹکڑا تھا جو عمران خان نے لہرایا. بعد ازاں وہ سائفر بنتا چلا گیا. اس پہ قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے، ایک عمران خان کی سربراہی میں ہوا اور پھر دوسرا میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں ہوا، اور دونوں کی اعلامیہ تقریباً مختلف تھے. لیکن بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ سائفر نام کی کوئی چیز تھی. اب اس میں کبھی تو یہ کہتے تھے کہ جی ہماری کسی سے کوئی حالات خراب نہیں ہوئے، اب اس میں تعلقات خراب ہونے کی بات ہو گئی کہ عدالت نے یہ کہا، اپنے فیصلے میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نقصان پہنچا. پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان کی وجود میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہوئے تھے، اور امریکہ اپنا اثر و رسوخ بھی پاکستان پر قائم رکھنا چاہتا تھا اور رکھتا رہا. اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے جب سوویت یونین سے اس وقت انہیں دعوت ملی اور انہوں نے دورہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر ان کا وہ دورہ منسوخ ہو گیا، اور خان لیاقت علی خان جو تھے وہ امریکہ چلے گئے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو تھے وہ تیار ہو گئے، بن گئے اور بہت اچھے رہے. لیکن چند ہی برسوں میں خان لیاقت علی خان قتل ہو گئے، بھرے جلسے میں، جلسہ عام میں قتل ہو گئے، ان کا قاتل بھی مارا گیا، اور آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا، نہ سراغ لگا، نہ ہی اس پر کوئی بات کبھی ہوئی. اور پھر جب عمران خان کی حکومت گئی تو عمران خان کی حکومت جانے میں بھی سوویت یونین تو نہیں تھا اس وقت، روس بن چکا تھا، رشین فیڈریشن بن چکی تھی، اور ان کا دورہ روس جو تھا وہ بھی اس کی ایک بنیادی وجہ بنا. کے پی کے اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور خصوصاً جو بلوچستان میں مختلف پورے تقریباً بلوچستان جو ہے وہ ڈسٹرب دکھائی دیتا ہے گزشتہ 2-3 روز سے، اس میں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ایک اجلاس بھی الیکشن کمیشن کا ہوا، جس میں انہوں نے تمام حالات کا جائزہ لیا، اس کے بعد فیصلہ کیا کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری ہی کو ہوں گے. خدا کرے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ پرامن اور پرسکون ہو جائیں، لیکن لگتا تو نہیں کہ حالات اتنے اچھے ہوں، کیونکہ جو مچھ کا واقعہ ہے اس سے کچھ زیادہ الارمنگ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اور خصوصاً مکران ڈویژن کیچ ڈسٹرکٹ میں بہت مشکل حالات ہیں امیدواروں کے، اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ الیکشن پرسکون اور وقت پر ہو جائیں. دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو انتخابی مہم ہے وہ چل رہی ہے. مسلم لیگ نون اپنی انتخابی مہم پر پورا زور صرف کیے ہوئے ہیں. شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز ایک طرف مسلم لیگ نون کے جلسے کر رہے ہیں، تو دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کی سربراہی کر رہی ہیں. آج میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز نے سوات کا دورہ کیا، اور میاں محمد نواز شریف نے آج بھی شکوہ کیا کے پی کے عوام سے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پاکستان کو تبدیلی کے نام پہ دھوکہ دلوایا، اور آپ نے یہاں سے ایک ایسا لیڈر ایکسپورٹ کیا جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا. انہوں نے سوال کیا آج پھر ایک کہ کیا 5 روپے کی روٹی آج ملتی ہے جب میاں نواز شریف کے دور میں ملا کرتی تھی، وہ کیا ملتی ہے؟ پہلے تو 25 روپے میں 5 روٹیاں ملا کرتی تھی، اب 1 روٹی ملتی ہے. انہوں نے بجلی کے منصوبوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، یہ حالات پہلے سستے تھے، چیزوں کی قیمتیں کم تھیں، تو میاں محمد نواز شریف تو باقاعدہ بہت باقاعدگی سے وزٹ کرتے ہیں
क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो पिछला दौर था, जब वो 1999 से पहले इस मुल्क के वजीर आजम थे, उस वक्त जो लंदन का किराया था, आज भी लंदन का किराया जहाज का उतना ही है जितना उस वक्त हुआ करता था? क्या उस वक्त लंदन में भी उसी तरह गाड़ियों के किराए हुआ करते थे, टैक्सियों के किराए हुआ करते थे, रहने सहने का खर्चा उतना ही हुआ करता था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शायद अभी तक उन हालात को या उनका इदराक नहीं कर पाए। मियां साहब 70-72 साल के हो गए हैं और वो एक जहनी तौर पर एक मुश्किल दौर में है। उनकी जो एक बीमारी है जिसमें दिमाग में जो खून की कमी है, उसकी वजह से उन्हें बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। और मुझे तो लगता है कि उन्हें अब वजारत उज़्मा से, उन्होंने तो वैसे भी कहते हैं कि मैं वजीर आज़म बनने नहीं आया, और उन्हें इस दौर से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। लेकिन जो हालात बता रहे हैं उसमें उन्होंने अपना सब्स्टिट्यूट तो पेश कर दिया है, क्योंकि अपनी हर तकरीर में अपने बाद वो मरियम नवाज को लाते हैं। और गुज़श्ता दिनों जिस दिन वो अपना मंशूर पेश कर रहे थे और उन्होंने KPK के पख्तूनों को बेवकूफ़ भी कह दिया, और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि ये कितना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है उनसे उनको खिलाफ हो, पाकिस्तान का अगर सियासी तौर पर कोई बाशऊर तबका है या कोई सूबा है तो वो KPK है। कभी उन्होंने एक पार्टी को जिसने डिलीवर ना किया हो उसे दोबारा मौका नहीं दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी किया, ANP के साथ भी किया, उन्होंने MMA के साथ भी किया, मुस्लिम लीग नून के साथ भी किया। और अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा कह रहे हैं कि आप वहां जाइए, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 मौके दिए, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने डिलीवर किया है। मसाइल कुछ होंगे, यकीनन थे, और अगर हम ये देखें कि हम मुश्किल हालात में थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर उनके दौर में कोरोना आता तो वो किस तरह निमटते, एक सैलाब ने भुगता गया उनसे। अगर कोरोना आ जाता तो कोरोना के लिए तो अभी तक वो रो रहे होते। सब कुछ वो जिक्र करते हैं, लेकिन कोरोना का जिक्र नहीं करते, जिसने 2 साल इस दुनिया के बर्बाद किए, पाकिस्तान के भी नहीं। उसके बाद बहुत से मसाइल का शिकार रहा। अच्छा, और उसके बाद आज थे बिलावल भुट्टो जरदारी, जो थे खुशदार में थे। खुशदार में उन्होंने जलसे में जो खिताब किया, उसमें कुछ अगर देखा जाए तो कुछ मुझे महसूस होता है कि वो कुछ गैर मुहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बलोच होने के बावजूद, वो यकीनन बलोच हैं, जरदारी हैं, और उन्हें बलोच होने के बावजूद बलोच की साइकी पर थोड़ी सी नजर रखनी है, ख्याल करना है कि बलोच किस बात पे ज्यादा नाराज हो सकता है। और वो भी आप बलूचिस्तान में जाकर, जिस खुशदार में जहां आप जाके बात कर रहे हैं, वो एक कबायली झगड़े का इलाका है, जहां जहरी भी हैं, जहां मैंगल भी हैं, रईसानी भी हैं, और यहाँ मसाइल बहुत से हैं, और उन्हें थोड़ा सा अपना ख्याल करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। अब अगर हम ये देखें, कुछ हल्के हम आज आप डिस्कस करते हैं कि जो अहम हल्के हैं जिनमें हमारे बड़े रहनुमा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें PTI के चेयरमैन गौहर अली खान का मुकाबला नून के शेर अकबर से है। ये NA 10 है। NA 24 चारसदा में आफ्ताब अहमद खान शेरपाव का मुकाबला अनवर ताज, PTI के अनवर ताज से है। NA 25 में फजल मोहम्मद खान का मुकाबला ANP के एमल वली खान से है। NA 33 में सैयद शाह अहद अली शाह का मुकाबला IPP के PTI पार्लियामेंटेरियन के परवेज खटक से है। NA 41 में शेर अफजल खान मरवत का मुकाबला मौलाना असजद महमूद से है, जो मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे हैं। NA 44 से अली अमीन गंडापुर, जो मुकदमात का सामना भी करते रहे हैं, उनके मुकाबिल हैं मौलाना फजलुर रहमान JUI के, और फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनका गुज़िश्ता रोज जलसा भी हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसमें खिताब भी किया। लाहौर में NA 117 में अली एजाज बुटर IPP के अब्दुल अलीम खान का मुकाबला कर रहे हैं। NA 118 में आलिया हमजा का मुकाबला हमजा शहबाज से है। NA 123 अफजाल अजीम पाहट और शहबाज शरीफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। NA 127 में जहीर अब्बास खोकर, अताउल्ला तारड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं।
NA 129 میں میاں محمد اظہر جو ہیں ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حافظ نعمان سے ہے، اور NA 130 سے یاسمین راشد کا مقابلہ میاں محمد نواز شریف سے ہے۔ یہ وہ حلقے ہیں، کچھ چند حلقے ہم کل آپ کو بتائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے نالج میں چیزیں آتی رہیں۔ کل کچھ اور موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔